अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस वक्त भी जहाँ कहीं भी बैठे हैं, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपका निगहबान रहे। पास पेपर सीरीज़ के अंदर ई कैट मैथमेटिक्स आज हमारी डिस्कशन होगी यूईटी पास पेपर 2012। जी हाँ, 2012 का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। Question 1. If square root of a plus b square root of 3 is equal to 13 4 plus square root of 3 raised to power minus 1, then what will be the value of a and b? जी, इन सब में से a और b की वैल्यू क्या होगी? भाई मेरे प्यारे बच्चों के लिए पहला ही क्वेश्चन यूईटी ने बड़ा धमाकेदार दे दिया है, लेकिन देखते हैं जी हम किस तरह एक ट्रिक के ज़रिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपसे अगर ये क्वेश्चन किया जाए स्क्वायर रूट ऑफ 16 बताइए, तो आप मुझे आंसर बता देंगे 4। और अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 25, आप आंसर 5 बताएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 36, आप आंसर मुझे 6 बता देंगे। भाई इन स्क्वायर रूट के आंसर आप मुझे फ़ौरन दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है कि ये हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने आते हैं कि ये किस तरह से आया। इस सारे का भी स्क्वायर रूट का आंसर जो है वो हमें बताना है, और ये हमारे लिए उसी वक्त तक मुश्किल है जब तक कि हमें मेथड नहीं आता। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 13। ये पावर माइनस है, अगर मैं इस तरह लिख दूँ 4 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, और अगर इसे मैं 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, रैशनलाइज कर दूँ, तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। और ये फार्मूला होगा जी a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फिर 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 16 माइनस 3 13, और इस 13 से वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो आंसर मेरे पास आया है 4, इसको मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 16 और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इस तरफ है जी a प्लस बी और स्क्वायर रूट ऑफ 3। जी, इसके बाद आपको एक बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट बताने लगा हूँ। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्रिक लिखवाने जा रहा हूँ। x प्लस वाई माइनस का 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ y। और अगर मेरे पास आ जाए जी x प्लस वाई प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, इसका आंसर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y। अब आप देखिए हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, और ये नेगेटिव उस वक्त होगा जब हमारे स्क्वायर रूट के साथ साइन कौन सा होगा, नेगेटिव। इसका मतलब b की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर b पॉजिटिव है। ये ऑप्शन नहीं आ सकती, ये ऑप्शन नहीं आ सकती। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर है, अब वो देखना है कि वो क्या है। दूसरी बात, इन दोनों वैल्यूज़ का सम, इन दोनों वैल्यूज़ का सम मुझे यहाँ चाहिए, और इस जगह पर इसने लिखा है इसको क्या है a, और इस सारे को इसने क्या लिखा है जी b लिखा हुआ है। अभी b भी हम तलाश कर लेते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ का सम मुझे यहाँ चाहिए। अब आप देखिए 16 प्लस का 3, 16 प्लस 3 आंसर 9 आएगा। इन दोनों वैल्यूज़ का सम वही हमारा a है, 16 प्लस 3 आंसर 19 आएगा, वही हमारी a की वैल्यू है। और इस वक्त जो a की वैल्यू आ रही है जी वो यहाँ पर 19 आ रही है। तो क्वेश्चन 1 में जो राइट आंसर है वो 19 है, क्योंकि इस ऑप्शन में 19 आ ही रहा। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखना ये है कि b की वैल्यू कैसे -8 बनी, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसी फार्मूले में अगर a की वैल्यू 19 है, यानी उस 19 को हमने ऐसे लिखा है, 19 को हमने लिखा है जी 6 और प्लस का 3 फिर माइनस, और b की वैल्यू हम कितनी लिख रहे हैं यहाँ पे 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, 16 और प्लस का 3 -2
इस 8 को लिख दें 2 × 4 और वो 4 स्क्वायर रूट में जाके हो जाएगा 16 × 3। अब आप देखिए ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। इस सारे का हमने आंसर कितना लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y। और इस वक्त x हमारा है जी 16, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x और स्क्वायर रूट ऑफ y जो हो जाएगा वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 3 के। तो ये b की वैल्यू भी हमारे पास वेरीफाई हो गई। तो ये क्वेश्चन 1 जो बड़ा एक मुश्किल क्वेश्चन था, अब ऐसे क्वेश्चन आपको चाहे प्लस साइन के साथ आएँ चाहे माइनस के साथ आएँ, आप विद इन सेकेंड इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 है sin 2α over 1 plus cos 2α is equal to cot alpha माइनस कॉट अल्फ़ा टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा। साइन 2α का फार्मूला होता है 2 sin अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा और cos 2α का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ये मैंने डबल एंगल आइडेंटिटीज़ यूज़ की हैं। sin 2α का फार्मूला इसके ऊपर लगा दिया, cos 2α का फार्मूला इस पर लगाया। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1 इस 1 से कैंसिल, 2 इस 2 से कैंसिल, स्क्वायर इससे कैंसिल और साइन ओवर कॉस बराबर होता है टेंजेंट अल्फ़ा के, जो ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास सी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है ए लेवल स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें आइडेंटिटीज़ याद नहीं होती। उसके लिए भी आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इंटर वाले स्टूडेंट भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें अल्फ़ा की को वैल्यू लगा दीजिए, लेट्स से 45। अल्फ़ा की वैल्यू मैं 45 लगाता हूँ। 45 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, साइन 91 होता है, कॉस 90 0, आंसर कितना आ गया 1। और कॉट 45 भी वैल्यू 1 होती है, टेंजेंट 45 की वैल्यू भी 1 होती है। ये -1 आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकती। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन टाई कर गई हैं, हम अल्फ़ा की वैल्यू इसमें 0 लगा देते हैं। 0 लगाने से 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, साइन 0 किसके बराबर होता है 0 के, सारा आंसर कितना आ गया 0। और अगर आप टेंजेंट 0 देखेंगे तो टेंजेंट 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 0, जबकि कॉट 0 इन्फिनिटी होता है, ये 0 नहीं आता। तो इससे भी हमारी ऑप्शन कौन सी आ जाएगी, ऑप्शन सी आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फंक्शन साइन x ओवर x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 1 एज x अप्रोचेस टू 1 0 2 नन ऑफ दिस, कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। यानी साइन x ओवर x की हमने मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है इसमें -1। अगर मैं इसे x के ऊपर डिवाइड कर दूं तो साइन x ओवर x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 ओवर x। अब यहाँ पे x, मुझे साइन x ओवर x चाहिए है मैक्सिमम। इस सारे का आंसर मुझे मैक्सिमम चाहिए और ये उस वक़्त होगा जब x हमारा क्या होगा, मिनिमम। डिनोमिनेटर को आप जितना मिनिमम करते जाएंगे वैल्यू उतनी ही मैक्सिमम होती जाएगी। तो डिनोमिनेटर को हम कम करते 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 कितना कर सकते हैं जी, 0। तो इसमें राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगी। यानी x को आप यहाँ पर 0 की तरफ अप्रोच करवाते जाएँ तो 1 ओवर x जो भी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम की तरफ आ जाएगा। तो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 4 है, द वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल 2 to 5 3x। इसमें 3 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ और रह जाएगा जी 2 to 5 x dx। और x की इंटेग्रेशन होती है x स्क्वायर बाई 2। x की इंटेग्रेशन हम लिखेंगे x स्क्वायर बाई 2 और फिर इसके ऊपर हमें लिमिट लगानी है 2 to 5। देखिए इसमें क्या आता है, 3x स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स 2 से 5 तक, फिर 3 अपर लिमिट पुट करेंगे 25 माइनस का 16 और डिवाइडेड बाय 2। ये वाला 2 कांस्टेंट था, इस कांस्टेंट को मैंने बाहर लिख दिया। अपर लिमिट पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ हो जाएगा जी 4 और 25 में से 4 को माइनस किया 21 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाय
2। तो क्वेश्चन 4 में ऑप्शन ए आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 है 2i माइनस जे प्लस 5k एंड 3i प्लस जे प्लस ए के आर परपेंडिकुलर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि उसने कहा कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। और दो वेक्टर उस वक्त परपेंडिकुलर होते हैं जब दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किस चीज़ के बराबर होता है, ज़ीरो के। और डॉट प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करते हैं, आई के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं जे और के, और मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और उसको ज़ीरो के बराबर रखेंगे। 2i माइनस 5j प्लस 5k 3i प्लस का j प्लस का a के, ये दोनों वेक्टर उसने कहा परपेंडिकुलर हैं। हमने i j और k के कोएफिशिएंट की प्रोडक्ट के सम को ज़ीरो के बराबर रख देना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, -1 को 1 से -1, प्लस 5a इज़ इक्वल टू 0, 5 प्लस 5a इज़ इक्वल टू 0, 5a इज़ इक्वल टू -5, a इज़ इक्वल टू -1। तो इस क्वेश्चन 5 में राइट ऑप्शन आ जाएगी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 और 7। पहले क्वेश्चन 7 सॉल्व कर देता हूँ ताकि इसके लिए स्पेस थोड़ी सी बन जाएगी। ये एक डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन से आंसर बताना है, क्या आएगा। डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम से। मैं इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ। 1 लिखेंगे और इस 1 की रो भी छोड़ देंगे, इसका कॉलम भी। 1 की रो कॉलम छोड़ने से यहाँ 1 1 आ जाएगा, माइनस का 3 आयोटा, -3 आयोटा, फिर माइनस का 0, और इसकी रो इसका कॉलम छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा जी -3 आयोटा 0 1, फिर प्लस का 2, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा -3 1 और फिर माइनस का 3 आयोटा। पहली वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं, दूसरे के साथ साइन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन के साथ ये चलते हैं जी। इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 1 दरमियान में माइनस, और इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो सारा आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर प्लस का 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 आयोटा और माइनस का 0। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो इसे प्लस करेगा, 9 और प्लस का 1 10 प्लस का 18 आयोटा। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दी गई है, तो इसलिए हमारा आंसर इसमें कौन सा आ जाएगा, नन ऑफ दी अबव, कि कोई इसमें आंसर नहीं सॉल्व करने से आ रहा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई है, इसका हमने सलूशन बताना है। एक तो ये है कि आप ये सारी वैल्यूज़ इस पर पुट करके देख लें सेटिस्फाइड होती है नहीं, और दूसरा रास्ता इसमें ये है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, चूँकि यहाँ भी साइन स्क्वायर आ रहा है, इधर भी साइन एक्स आ रहा है, इस कॉस स्क्वायर को मैं चेंज कर देता हूँ साइन में। यानी यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 4 साइन एक्स, और ये जो कॉस स्क्वायर है इसकी जगह 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 3 माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 4 साइन एक्स। अब ये माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स इस तरफ आके प्लस का 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर माइनस का 4 साइन एक्स -3 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन एक्स। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे तो -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 16, और 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 48, प्लस का 48 और प्लस का 16, ये 64 हो जाएगा जी। 4 प्लस माइनस 64 डिवाइडेड बाय 8, तो सॉरी 4 को 4 से किया 48 हुआ, 48 में ये हमने ऐड किया तो 64, और 4 प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाय 8। अब ऐड करेंगे तो 12/8, साइन एक्स इज़ इक्वल टू 12/8, और अगर माइनस करूँगा तो साइन एक्स इज़ इक्वल टू माइनस का 1/2 रह जाएगा।
4 माइनस 8 किया -4, -4 को 8 पे डिवाइड किया और यहाँ से साइन एक्स आ जाएगा जी 3/2, जो कि 1 से ग्रेटर आ रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। साइन की रेंज कितनी होती है? -1 और +1 के दरमियान में। ये 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। अब साइन नेगेटिव होता है किस किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में और थर्ड में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। और साइन 360 जो है वो 0 होता है, ये सोल्यूशन भी नहीं आ सकता। और साइन 240 जी 240 किस क्वाड्रेंट कहाँ में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। 240 बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इसको आप लिख सकते हैं साइन 180 और प्लस का 60 इज़ इक्वल टू -12। चेक करने लगे हैं कि 240 इसका सोल्यूशन है या कि नहीं है। तो इस 240 को मैंने लिख लिया 180 + 60, और 180 पर साइन चेंज नहीं होता, साइन 60 रहेगा और क्वाड्रेंट आ जाएगा जी जो कि थर्ड है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव। अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये भी इक्वल नहीं आए, तो इसमें ऑप्शन हमारे पास कौन सी आ जाएगी? नन ऑफ दिस। क्वेश्चन 6 में ऑप्शन जो है वो डी आ गई है। क्वेश्चन 8 है जी, इफ़ 3 × x² - 6 - 9 × x + 1 इज इक्वल टू 0, देन द वैलिड वैल्यूज ऑफ x आर। 3 × x² - 6 इज इक्वल टू, इस माइनस साइन को अगर मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूं और 3 × 2 × x + 1, ये जो माइनस का 9 था इसे राइट हैंड साइड पे लाके पॉजिटिव किया और 3 की पावर 2 कर दिया। 3 की पावर 2 से आंसर कितना मिलेगा? 9, और उसके ऊपर पावर कितनी आ रही है? x + 1। अब चूँकि यहाँ पर बेसिस सेम हैं तो x² - 6 बराबर हो जाएगा 2x + 1, फिर x² माइनस का 2x और माइनस का 8 इज़ इक्वल टू 0। x² प्लस का 2x + 2x इस तरफ आके -2x प्लस का 2 इस तरफ आके -2 -8 हो गया। अब ये हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स निकालने का फार्मूला क्या होता है? -b/a, यानी सम ऑफ रूट्स 2 आ रहा है। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स बिल्कुल 2 मिलेगा, दोनों रूट्स का सम। यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स 1 आ रहा है, इधर सम ऑफ रूट्स जो है वो 0 आ रहा है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आ जाएगी वो क्वेश्चन 8 में ऑप्शन ए आ जाएगी इसमें, कि सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमें 2 मिल रही। प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी देख सकते हैं, इसका अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करें तो आंसर आता है -8, और इन दो को मल्टीप्लाई करें आंसर -8 आ रहा है। यहाँ कहीं पर भी -8 नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। लॉग के क्वेश्चन यूईटी के अंदर 1 या 2 पार्ट लॉग के आते हैं, इसलिए लॉग की प्रॉपर्टीज़ को डिटेल के साथ करके जाइएगा। लॉग ऑफ √of 729 to the base 9 इज़ इक्वल टू x। अब यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉग की, log of a to the base a raised to power b। आंसर किस चीज़ के बराबर होता है? b के। यानी यहाँ पे नंबर और बेस अगर सेम हो जाए तो आप इस सारे को 1 कंसिडर करेंगे, सिर्फ ये b हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ जो लिखा हुआ है log of 729, देखिए 9 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आएगा, और 81 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा? 729। तो इसे हम लिख सकते हैं 9 की पावर 3, और इस सारे के ऊपर आ रहा है, इस सारे के ऊपर क्या आ रहा था? स्क्वायर रूट। फिर इसे लिखूँगा log ऑफ 9 की पावर 3/2 टू बेस 9 इज़ इक्वल टू x। अब आप देखिए इसमें नंबर और बेस सेम हो गए हैं, तो मैंने नंबर और बेस अगर सेम हो जाए इस प्रॉपर्टी को यूज़ करें, इस सारे का आंसर हमने b लिखना है, यानी ये जो पावर होगी। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगी? 3/2 के, जो कि हमारे पास ऑप्शन कौन सी है? डी। तो क्वेश्चन 9 में ऑप्शन डी आंसर आ गया। क्वेश्चन 10, द सोल्यूशन ऑफ
2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8 रेज़ टू पावर माइनस x इज़ इक्वल टू 32 ओवर 4 रेज़ टू पावर x बाई 2। इस सारे का सलूशन क्या आएगा, यानी इसमें से x की वैल्यू क्या आएगी, फाइंड करके देखते हैं जी इन चार ऑप्शन में से कौन सी बनेगी। तो 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 डिवाइडेड बाई इस 8 को लिख रहा हूँ 2 रेज़ टू पावर 3 और साथ में माइनस का x है तो 2 रेज़ टू पावर माइनस 3x हो जाएगा। ये जो 8 रेज़ टू पावर माइनस x है इसे लिख रहे हैं 2 रेज़ टू पावर माइनस का 3x, क्योंकि 2 की पावर 3 से आंसर 8 मिलेगा। और इस 32 को लिख रहे हैं जी 2 रेज़ टू पावर 5 और यहाँ 4 को लिख रहे हैं 2 रेज़ टू पावर 2 और साथ में है x बाई 2 और ये वाला 2 इस 2 से कैंसल। अब देखिए ये 2 रेज़ टू पावर x डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा तो 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर x और ये वाला जो 2 रेज़ टू पावर माइनस 3x है इस पावर को भी जब ऊपर लेके जाएंगे तो 2 रेज़ टू पावर प्लस 3x इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5। अब मल्टीप्लिकेशन में जहाँ जहाँ बेसिस सेम है वहाँ पावर्स ऐड कर लेते हैं। 3x और प्लस का x, 2x और प्लस का 3x, ये आ जाएगा जी 2 रेज़ टू पावर 5x माइनस 3 और इस तरफ है जी 2 रेज़ टू पावर 5। अब बेसिस दोनों की सेम है तो 5x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 5, 5x इज़ इक्वल टू 8 और x बराबर हो जाएगा 8 ओवर 5 के। और 8 ओवर 5 जो है वो हमारे पास ऑप्शन है जी बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आ गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, गिवन अ फंक्शन y इज़ इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट, ये हमारा फंक्शन की मैक्सिमम होगा x की किस वैल्यू के ऊपर ये बताना है। इसके लिए आप सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, डी पावर डी एक्स इज़ इक्वल टू 3 माइनस का 3x स्क्वेयर, 3x का डेरिवेटिव 3 आ गया, x क्यूब का डेरिवेटिव पावर पहले पावर में से एक कम, फिर इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 पुट करेंगे तो 3 माइनस का 3x स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 बराबर हो जाएगा 3x स्क्वेयर के और x स्क्वेयर बराबर हो जाएगा 1 के, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसने कहा हुआ है कि x हमारा क्या है जी पॉजिटिव, x को हमने पॉजिटिव लेना है, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 है तो यहाँ से सिर्फ एक ही x की वैल्यू आएगी 1। तो ये फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा एट x इज़ इक्वल टू 1, ऑप्शन इसमें आ जाएगी ए। क्वेश्चन 12 है, एरिया अंडर द कर्व एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के दरमियान इस कर्व का हमने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला होता है a टू बी वाई डी एक्स और यहाँ जो हमें लिमिट्स दी गई हैं वो है 1 से 2, y की वैल्यू है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर की अगर हम इंटीग्रेशन करें तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और लिमिट्स आ जाएंगी 1 से 2, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स आ गई 1 से 2, 1 की इंटीग्रेशन x और लिमिट्स आ गई इसमें 1 से 2 तक। फर्दर इसे सॉल्व करके देखते हैं जी क्या आंसर इसमें बनता है। जी इस पे अब हम पहले अपर लिमिट्स पुट करेंगे। इस 1/3 को हम बाहर लिख लेते हैं। अपर लिमिट्स अगर पुट करेंगे 8 आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 की पावर 3 1 आ जाएगा, फिर प्लस का 1/2 और इसमें अपर लिमिट्स अगर पुट करेंगे x की जगह पे 2 तो 4, लोअर लिमिट पुट करूँगा तो 1, फिर प्लस का 2 माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा इसमें +1। अब यहाँ देखिए आप ये आ गया 7/3 प्लस का 3/2 फिर +1, 6 इसमें एलसीएम तो 3 और 6 के साथ इधर आ जाएगा जी 14, यहाँ पे 9 प्लस का 6 और 14 + 6 होता है 20
और 20 में अगर हम ऐड करेंगे 9 तो ये आ जाएगा जी 29 डिवाइडेड बाय 6। तो इसमें ऑप्शन जो है वो डी आ जाएगी। पेपर में जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें ये ऑप्शन नहीं थी, मे भी क्वेश्चन गलत लिख दिया गया हो या उसके अंदर ऑप्शन जो है वो सही ना लिख दी गई हो, लेकिन मैंने सॉल्व करके देखा राइट आंसर ये आता है, तो ये ऑप्शन मैंने ख़ुद से लिखी है। बहरहाल ये इसका सलूशन ठीक है। 13 फॉर दिस क्वेश्चन अ वर्ड इज़ डिफाइंड टू एनी सीक्वेंस ऑफ लेटर्स इन रो whether or not it makes the sense number of words by syllabus। इससे कितने और वर्ड बनाए जा सकते हैं। और आप इसमें देखिए ये लेटर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास जो रिपीटेड परमुटेशन थी उसका ये क्वेश्चन है। उसके लिए हम देखेंगे इसके अंदर टोटल लेटर्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 का फिक्टोरियल, और इसमें लेटर जो रिपीट हो रहा है वो L2 टाइम्स आ रहा है, तो नीचे हम लिखेंगे जी 2 का फिक्टोरियल। अब इसे सॉल्व करना है। 8 फिक्टोरियल होता है 8 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2। और अगर हम यहाँ कैंसिल कर दें ये वाला 2 इससे कैंसिल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा जी यहाँ पे 4। अब इस सारे को हम मल्टीप्लाई करके 2 पे इस सारे को अब हमने मल्टीप्लाई करना है। 7 को या यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 आ जाएगा, और 6 को 5 से करेंगे 30, और 30 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी 120। अब 120 को मल्टीप्लाई करना है 28 के साथ। देखते हैं जी इसका क्या आंसर बनता है। 120 मल्टीप्लाई बाय 28, ये आंसर आ रहा जी, यानी 8 फिक्टोरियल था, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय, ये सारा टोटल बना है 40320। अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो ये आंसर बन रहा है 20160 जी, 20160। इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं आता, तो इसमें हमारा आंसर जो आ जाएगा वो नन ऑफ दीज आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 40, डिफरेंशिएट e⁻5 - 2x। इसे हमने डिफरेंशिएट करना है। e⁻f(x), डेरिवेटिव ऑफ e⁻f(x) होता है जी e⁻f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x), यानी e⁻f(x) का डेरिवेटिव होता है e⁻f(x), फिर इस पावर का भी डेरिवेटिव लेते हैं। अगर इसी फार्मूले को मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो डेरिवेटिव ऑफ e⁻5 - 2x आ जाएगा, e⁻5 - 2x, और फिर मुझे डेरिवेटिव लेना है इस 5 - 2x का, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, -2x का डेरिवेटिव -2 आ जाएगा, तो -2 e⁻5 - 2x इसका आंसर है जी। और देखिए वो कहाँ पर मौजूद है, ऑप्शन ए में आ रहा है। तो क्वेश्चन 14 में जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए आ जाएगी। क्वेश्चन 15, द सोल्यूशन ऑफ 125x इज़ इक्वल टू 25 × 5y एंड 7x डिवाइडेड बाय 49y इज़ इक्वल टू 1 जी। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके यहाँ से बताना है x और y की वैल्यू क्या आएंगी। ये जो 125 लिखा हुआ है इसे मैं लिख सकता हूँ 5⁻3, वो इक्वल होगा 125 के, और इस 25 को 5 का स्क्वायर इंटू 5⁻y, 5⁻3x इज़ इक्वल टू 5⁻2 + y। मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 3x इज़ इक्वल टू 2 + y, 3x - y इज़ इक्वल टू 2। इसे आप नाम रख दीजिए इक्वेशन 1।
अगर हम उसे देखें तो 7 रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय 49 को लिखते हैं 7 रेज़ टू पावर 2y। 7 का स्क्वायर करूँगा 49 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू इस 1 को लिख रहे हैं 7 रेज़ टू पावर 0, और ये पावर ऊपर जाएगी तो 7x माइनस 2y 7 रेज़ टू पावर 0 x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 0। बेसिस यहाँ से इक्वल हो गई, पावर को मैंने इक्वल कर दिया। अब y की वैल्यू को डबल करके अगर माइनस करें x में से तो आंसर किस चीज़ के बराबर आ रहा है जी, 0 के। देखते हैं y की वैल्यू को अगर मैं डबल करूँगा तो ये 8 हो जाएगा यहाँ, और 2 में से 8 माइनस करेंगे 0 नहीं आएगा। हाँ जी, इस सी ऑप्शन में देखिए y की वैल्यू को अगर मैं डबल करूं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 4/5 और ये वाला 4/5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यानी अब मैं ये जो सोल्यूशन दिए गए हैं इस इक्वेशन में पुट करके देख रहा हूँ कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है। अगर मैं इस x की वैल्यू को यहाँ 4/5 रखूँ, y की वैल्यू को 2/5, तो 4/5 माइनस का 4/5 आंसर किस चीज़ के बराबर आ रहा है जी, 0 इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन बैलेंस हो गई है, ये इक्वेशन भी बैलेंस होगी इसी वैल्यू के ऊपर। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ 4/5 रखता हूँ तो 12/5 माइनस का 2/5 इज़ इक्वल टू 2। 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 आएगा, उसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2 इज़ इक्वल टू 2। तो इसमें जो राइट ऑप्शन बनी है जी क्वेश्चन 15 में वो ऑप्शन सी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 है जी, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन क्लास ऑफ विच 22 स्टूडेंट्स आर ऑफ मैथ। मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन मैथ वो हैं जी हमारे पास 22। 16 स्टूडेंट्स आर ऑफ फिज़िक्स, और 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फ़िज़िक्स है। फ़िज़िक्स वालों को हम नाम रख देते हैं जी बी का, और जो मैथ वाले हैं इन्हें हमने नाम रख दिया है ए का। 2 स्टूडेंट्स आर ऑफ आर्ट्स, इसमें 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी आर्ट्स है। अगर हम इन 2 स्टूडेंट्स को 30 में से माइनस कर दें तो जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएंगे 30 माइनस 2, 28 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि फ़िज़िक्स और मैथ के साथ चल रहे हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्टडी बोथ मैथ एंड फ़िज़िक्स, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मैथ और फिज़िक्स दोनों चीज़ें पढ़ रहे हैं। हमने बताना इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिनका मैथ भी है और फिज़िक्स भी है, दोनों में इकट्ठा है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ गए थे 28, और ए में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो 22, बी के अंदर आ रहे हैं जी 16, और जिनका मैथ और फिज़िक्स दोनों हैं, जो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो हमने फाइंड आउट करना था, उसको नाम रख दिया जैसे ए इंटरसेक्शन बी का। इसे इस तरफ अगर शिफ्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू प्लस का 28 इस तरफ आके माइनस का 28, 22 में से 28 माइनस किया माइनस का 6 और प्लस का 16, -6 + 16। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ और फिज़िक्स दोनों हैं वो हमारे पास आ जाएंगे जी इसमें 10। यहाँ पर अभी मैंने इसकी ऑप्शन क्वेश्चन की नहीं लिखी, ऑप्शन लिख लेते हैं जी। यहाँ ऑप्शन ए है हमारे पास 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी आ रहा है जी 14। तो इसमें हमारे पास जो इस क्वेश्चन में राइट आंसर आया है जी वो 10, वो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 17 है जी, अवेलुएट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x² + x - 2 ओवर x² - x। इसको पहले मैं आपको एक ट्रेडिशनल जो मेथड है उससे सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर एक शॉर्टकट लगाएंगे। अगर हम इसके फैक्टर बनाएं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x कॉमन लिया तो x × x - 1, और यहाँ पर अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो प्लस का 2x - x और -2, ये इसके बने हैं जी फैक्टर।
और लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x कॉमन लेंगे x+2, -1 कॉमन लेंगे x+2, फिर x इंटू x-1। भाई x+2 अगर फिर हम कॉमन ले लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x+2 इंटू x-1 डिवाइडेड बाय x इंटू x-1। ये x-1 इस x-1 से कैंसल, लिमिट अप्लाई करता हूँ 1 + 2/1, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया है 3, जो कि किस ऑप्शन में है जी, ऑप्शन ए में। अब इसी क्वेश्चन को बग़ैर फैक्टराइजेशन से हम सीखते हैं, क्योंकि वहाँ हमने अपना टाइम बचाना है। अब देखिए वो शॉर्टकट ट्रिक क्या है। अगर आप इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, x की जगह पे 1 रखते हैं, तो 1 + 1 2 - 2 0 डिवाइड बाय 0, 0/0 फॉर्म पर ये रूल लगाना है। यहाँ आपने इस रूल को अप्लाई करना है किस फॉर्म के ऊपर, इन्फिनिटी फॉर्म पे। इसको बोलते हैं लॉपिटर रूल। लॉपिटर रूल हमें ये कहता है कि आपने डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का अलग अलग से डेरिवेटिव ले लेना है। क्वोशंट रूल या u/v फॉर्म नहीं लगानी। इसका डेरिवेटिव लेंगे 2x - 1, इसका डेरिवेटिव लेंगे 2x + 1। मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्वोशंट रूल या u/v फॉर्म नहीं लगानी, बस अलग अलग से डेरिवेटिव ले लिए। कब लेने हैं, जब फॉर्म कौन सी बनेगी, 0/0 या इन्फिनिटी। तो यहाँ जब हम अप्लाई करेंगे 2 × 1 + 1, 2 × 1 - 1, तो ये 3/1, फिर आंसर 3 आ गया। एक स्टेप के अंदर आंसर आ गया। अगर आप ये चीज़ें सीख लेंगे तो वहाँ पर आपका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 है जी, डिफ्रेंशिएट x - 1 इंटू x+2 होल स्क्वायर। डेरिवेटिव इस पर लेना है, तो आप इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें, u डेरिवेटिव ऑफ v, फिर प्लस v और डेरिवेटिव ऑफ u। प्रोडक्ट रूल इस पर अप्लाई किया है। x - 1 इंटू पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर पावर छोड़कर इन साइड का डेरिवेटिव लेंगे 1 और 2 का 0, x+2 होल स्क्वायर, x का 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। और अगर इनसे हम x+2 कॉमन ले लें, x+2 कॉमन लेने से यहाँ 2 बचेगा, उसको x से मल्टीप्लाई किया 2x - 2, और x+2 पावर कॉमन ले ली, यहाँ सिर्फ रह जाएगा x+2, और ये वाला -2 इस +2 से कैंसल, और x + x3x इंटू x+2। तो क्वेश्चन 18 में राइट आंसर आ गया जी हमारे पास ऑप्शन डी आ गई। क्वेश्चन 19, मेरे पास जो 2012 का पेपर था उसमें 2 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, तो या तो यूनिवर्सिटी में मिस्टेक हो गई या फिर मेरे पास जो पेपर आया उसमें कुछ एरर था। मैंने ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के पेपर में तो नहीं है, ख़ुद से लिखा है, और चूँकि इस पूरे पेपर में कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन नहीं था, तो मैंने ये कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन ले लिया। और एक ट्रिक भी आपको इसको सिखाऊंगा ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। जीके नस के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं। असेंट्रिसिटी ऑफ 25x² + 9y² = 25, यानी ये हमें एक इलिप्स गिवन है, ये हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन है, और इस इलिप्स में हमने फाइंड आउट करनी है असेंट्रिसिटी। आप इसे पहले 225 पे डिवाइड कर दें, तो x²/9 + y²/25 = 1। अब हमें पता है कि एसेंट्रिसिटी जो इलिप्स की होती है ना, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी <1 आती है और <0 होती है। तो <1 ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये आंसर हमारे पास 1 से ग्रेटर आ रहा है, और ये आंसर भी 1 से ग्रेटर आ रहा है। अब देखना ये है कि इन दोनों में से कौन सी एसेंट्रिसिटी है। एसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए आपने स्क्वायर रूट लिखना है, फिर 1 - जो वैल्यू इन दोनों में से x² y² के डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, जो वैल्यू इन दोनों में से कम है वो न्यूमिनेटर में आएगी, जो वैल्यू ज़्यादा है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब 25 एलसीएम लेंगे, 25 में से 9 माइनस किए तो ये आ जाएगा जी 16/25,
तो असेंटिसिटी हमारे पास आ जाएगी 4/5। ये एक आसान सा एक ट्रिक है असेंटिसिटी फाइंड करने के लिए। स्क्वायर रूट लगाएंगे, 1 माइनस जो डिनोमिनेटर में वैल्यू कम होगी वो ऊपर, जो ज़्यादा होगी वो नीचे आ जाएगी। तो इसमें जो राइट आंसर बनाया जी वो ऑप्शन ए आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 है जी। इफ़ डी पावर डी एस इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 देन वाई इज़ गिवन बाय, इन चार में से वाई का क्या आंसर बनेगा। डेरिवेटिव हमें गिवन है, हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब इंटीग्रेट करना है। और ये बात याद रख लीजिए कि इंटीग्रेट करने से पॉलिनोमियल की डिग्री इंक्रीज़ करती है। यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, एक डिग्री इंक्रीज़ कर जाएगी, यानी डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी 4। इसमें डिग्री 2 आ रही है, डिक्रीज़ हो गई है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी डिग्री डिक्रीज़ है, ये भी नहीं आंसर हो सकता। इसमें डिग्री इक्वल आ रही है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इंटीग्रेशन करने से पॉलिनोमियल की डिग्री इंक्रीज़ करती हैं, तो क्वेश्चन 20 का आंसर ए आएगा। हाँ, अगर इसे सॉल्व करना है, डी वाई इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू डी एक्स। वेरिएबल मैंने सेपरेट किए हैं और दोनों तरफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन हम लेंगे, तो ये आ जाएगा जी एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू डी एक्स, और 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी y, और एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन x 4/4 और 3x और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये था जी क्वेश्चन नंबर 20 जिसका राइट आंसर ए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 है जी। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 3 log of y to the base y plus 1 divided by 4 minus log of 1 to the base y whole square, the result is। यानी इस सारे को सिंप्लीफाई करने से क्या ऑप्शन आएगी, क्या रिज़ल्ट बनेगा वो बताना है। इसमें एक प्रॉपर्टी आप ये देखेंगे कि अगर लॉग में नंबर और बेस सेम हो जाए तो इस सारे का रिज़ल्ट हम किस चीज़ के बराबर लिखते हैं, 1 के। यानी कोई भी हमारे पास नंबर है उसका लॉग और बेस सेम हो तो ये रिज़ल्ट 1 होता है, और log 1 की वैल्यू जो है वो किस चीज़ के बराबर होती है, 0 के। log 1 ये 0 के बराबर है। अब इसमें अगर यही रिज़ल्ट लगाएंगे 3 इंटू 1 प्लस 1 4 माइनस 2 इंटू 0, इस सारे के ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर, 4/4 1 स्क्वायर, तो इसमें आंसर आ जाएगा 1, जो किस ऑप्शन में आ रहा है जी, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। The coordinates given in the table represent a line y is equal to mx plus c. The value of m and c are। इस टेबल की मदद से m और c की वैल्यू बतानी है, क्या आएंगी। ये हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। इसमें से दो कांस्टेंट m और c बताने हैं, क्या होंगे इस टेबल की मदद से। अब ज़रा क्वेश्चन देखिए, अगर हम x को 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू 2 हमें गिवन है। यहाँ पर मैं y की जगह पे 2 लगा देता हूँ, x की जगह पे 0, तो भाई यहाँ से c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 2। अब आप देखिए c किस ऑप्शन में 2 आ रहा है, इन दो ऑप्शन में। इसका मतलब ऑप्शन ए ख़त्म हो जाएगी, ऑप्शन बी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद एक और इंटीजर वैल्यू लेते हैं। फ्रैक्शन सॉल्व करनी थोड़ा मुश्किल है, इंटीजर से क्वेश्चन जल्दी आ जाएगा। x की वैल्यू 3 रखने से y 6 आ रहा है जी। y की वैल्यू 6 और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x हम रखेंगे 3, c हमारे पास 2 है। अब ये प्लस का 2 इस तरफ आके -2, तो ये 4 रह जाएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/3, और m 4/3 इस ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गई। तो इसका राइट आंसर हमारे पास डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 23 है। 2 रेज़ टू पावर 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 5 इज़ इक्वल टू 0। इसमें से x बताना है क्या है। एक तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 2 रेज़ टू पावर x का स्क्वायर, फिर 2 रेज़ टू पावर x, और बाकी ये रह जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2, और साथ में 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 रेज़ टू पावर 5 होता है 32। अगर इसमें हम 2 रेज़ टू पावर 2, ये वैल्यू 4 आ जाएगी, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 इंटू 2 रेज़ टू पावर x, और प्लस का 32 इज़ इक्वल टू 0।
ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है 2⁻x में, क्वाड्रेटिक 2⁻x। अगर इसमें आप देखिए कि इसमें सम ऑफ रूट्स अगर आप कैलकुलेट करें तो आंसर 12 आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए फार्मूला होता है माइनस का b/a। तो अगर हम देखें कि कौन सी ऐसी पावर्स हैं x की कि जहां वैल्यूज़ लगाने से हमारे पास आंसर 12 आता है। मसलन अगर मैं 1 लगाऊंगा, ऑप्शन ए में देखें 2⁻1 2⁻4, 2⁻4 होता है 16, 16 + 2 आंसर 12 नहीं मिल रहा। दूसरी ऑप्शन देखिए 2⁻2 2⁻3, 2⁻3 8 होता है, 2⁻2 4 होता है, 8 + 4 आंसर 12 आ गया। तो यही हमारी ऑप्शन है। दूसरा रास्ता इसमें यह है कि ये वैल्यूज़ पुट कर करके हम इस इक्वेशन में देखें कि वैल्यूज़ कौन सी आती हैं। उस पर ज़्यादा टाइम लगा, मैंने उसे सॉल्व करके देखा है, इसलिए आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट की मदद से आपको यहाँ से बहुत जल्दी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। मैं रिपीट कर देता हूँ, दोबारा इसे देख लीजिए। 2⁻2x इसे लिखा 2⁻x का स्क्वायर, 3 2⁻x और 2⁻2 लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं। 2⁻2 4 × 3 12 आ गया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 2⁻x में, और सम ऑफ रूट्स हमने देखा तो आंसर 12 आ रहा है -b/ फार्मूले से। अब हमने देखना ये है कि x की क्या वैल्यूज़ पुट की जाए इनमें से कि आंसर हमें 12 मिल जाए। तो हमने 2⁻2 और 2⁻3 पुट किया, इससे आंसर हमें 12 मिल गया। तो ये था जी इसका सोल्यूशन। 24 है जी। गिवन डैट दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 21 के बराबर है। यानी एक हमें दी गई है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर एक ही रो आ जाए, और दूसरी हमें दी गई है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो। इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 21 के बराबर है। यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है कि रोज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दरमियान में प्लस, फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, दरमियान में प्लस, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, = 21। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। 2 - का 2x + 15 = 21। माइनस का 2x इस तरफ शिफ्ट करेंगे, प्लस का 2x, और 2 और प्लस का 15, ये आ गया जी 17, और माइनस का 21, 17 में से -21 करेंगे, ये आ जाएगा जी -4। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2। और अब आप देखिए इसमें x -2 किस ऑप्शन में आ रहा है जी? ऑप्शन ए में। तो क्वेश्चन 24 में हमारा आंसर बना है जी ए। 25 है जी। द 8th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 2x² - 1/12x² रेज़ टू पावर 12। यानी इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की हमने बताना है कि 8th टर्म क्या आ रही है। और आप इसमें देखें कि a और b यानी दो टर्म्स के दरमियान में साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव। जब दो टर्म्स के दरमियान में साइन नेगेटिव हो तो बाइनोमियल की जो टर्म्स होती हैं वो अल्टरनेट होती हैं। यानी पहली टर्म पॉजिटिव होगी, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी जो इसकी 8th टर्म होगी उसका साइन कौन सा होगा? नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी और ये वाली ऑप्शन भी ख़त्म, क्योंकि इन दो के साथ हमारे पास साइन कौन सा आ रहा है? नेगेटिव। अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा आंसर जो है वो ठीक है। बाइनोमियल के लिए फार्मूला होता है जनरल टर्म फाइंड करने के लिए TR+1 NCR a⁻n - r और b⁻r। और चूँकि मुझे 8th टर्म फाइंड आउट करनी है इसलिए मुझे r की वैल्यू इसमें रखनी पड़ेगी 7, और n ये है, n की वैल्यू आ जाएगी 12c7, और a की वैल्यू है जी 2x², 2x² रेज़ टू पावर 12 - 7, 12 - 7, और b की वैल्यू है -1/2x रेज़ टू पावर r, और r मुझे कितना रखना है? 7 रखना है।
अब इस सारे को हमने सॉल्व करना है और इससे देखेंगे कि जी क्या हमारा इससे सोल्यूशन आता है। 12C7 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 12C5, क्योंकि 7 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है 12C7 का जो कॉम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन है वो कितना है 12C5 है। ये कॉम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन का एक अलग से MCQ आपके लिए हो गया कि 12C7 इक्वल होता है 12C5 के। और 12C5 हम इस तरह फाइंड करेंगे 12, 11, 10 फिर 9, 8, 1 2 3 4 5 तक इसके फैक्टर बनाने हैं और यहाँ 12 से स्टार्ट करना है और एक एक कम करते जाना है। और डिवाइडेड बाय इस नंबर का आ जाएगा जी फैक्टोरियल 5 4 3 2 और 1। फिर यहाँ आ रहा है 2x² रेज़ टू पावर 5 और इधर आ रहा है जी 2x² रेज़ टू पावर 7। तो यहाँ से एक तो ये है कि नेगेटिव साइन के ऊपर पावर ऑड आ रही है, इसलिए आंसर क्या आना है, नेगेटिव आना है। और यहाँ 2x² की पावर 5, इधर 2x² की पावर 7 है, तो ये पावर माइनस करेंगे तो 2x² के ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर। अब इस सारे को अगर जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमें आंसर मिलता है 198 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 4। यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर करेंगे, आंसर आ जाएगा 4 और सारी कटिंग के बाद जो आंसर मिलेगा वो 198 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 4। तो इसमें ऑप्शन बी आ जाएगी 25 में। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। 16 रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज़ टू पावर 1/6 इज इक्वल टू 4। 9 की पावर 1/3, 9 रेज़ टू पावर 1/6 इज इक्वल टू 81 रेज़ टू पावर 1/8। 9 रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 रेज़ टू पावर 1/6 इज इक्वल टू 9 रेज़ टू पावर 1/8। और नेक्स्ट आ रहा है जी नन ऑफ दीज। सॉल्व करके देखते हैं जी। इन सब पे पावर 1/3 और 1/6 आ रही है, तो 1/3 और प्लस 1/6 मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर बेसिस सेम हो तो पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। 6 इसमें LCM आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर प्लस का 1, 3/6 आंसर आ गया 1/2। यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 16 ये आ जाएगी 16 की पावर 1/2 और 16 की पावर 1/2 बाकी किस चीज़ के बराबर होता है, 4 के। तो यही आंसर हमारे पास पहली ऑप्शन ही सही आ गई है, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन 26 में ऑप्शन बन गई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 है द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट 2,5 इज़ 2। फाइंड ए एंड बी। ए इज़ इक्वल टू 7, बी इज़ इक्वल टू 7, ए इज़ इक्वल टू 7, बी इज़ इक्वल टू 2। ए की वैल्यू 7/3, 4/3, बी की वैल्यू ए 7/3 या बी 2/3। ये क्या होगा, देखिए ये 2,5 ये कोई पॉइंट है जो इस कर्व पे लाई कर रहा है और हर पॉइंट अपनी कर्व को वो सेटिस्फाइड करता है। तो इसमें अगर मैं ये पॉइंट पुट करता हूँ, y की जगह पे रखूँगा 5 और x की जगह पे रखूँगा 2, तो 2a और प्लस b और x की जगह 2 रखने से यहाँ पे आ जाएगा 4। अब अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पर 7 रख दूँ, अब हमने देखना ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर होती है राइट हैंड साइड के नहीं। a की वैल्यू अगर मैं 7 रखूँगा तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 और उसमें कुछ वैल्यू आपने भी ऐड करनी है, पॉजिटिव वैल्यू ऐड करनी है, तो वो तो 14 से भी ज़्यादा हो जाएगी। ये 2 ऑप्शन अब इसमें नहीं आ सकती क्योंकि मुझे लेफ़्ट हैंड साइड पे आंसर 5 चाहिए, जबकि राइट हैंड साइड पे मैं सिर्फ 7 रखता हूँ। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 हो गया और उसमें कुछ वैल्यू अभी मैंने ऐड करनी है, तो ये वैल्यू 5 से बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये 2 ऑप्शन तो हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब हम देखते हैं जी 7/3 और 4/3 ये सेटिस्फाइड होता है या नहीं। 5 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 1/4 और a की जगह पे मैं पुट करूँगा 7/3, p की जगह पुट करूँगा 4/3।
और ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 3 इसमें एलसीएम ले लें तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 और प्लस यहाँ 3 एलसीएम लेंगे तो 1 और 14 प्लस 1 15 डिवाइडेड बाय 3 कटिंग करेंगे तो 5 जो है वो इक्वल हो गया किसके 5 के। तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गई हैं। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ ए की 7/3 और बी की वैल्यू 4/3 तो इसमें जो राइट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन सी। अब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे सर उसने तो कहा था कि ग्रेडियंट ऑफ द कर्व 2 है, इस 2 को तो हमने कहीं पर इस्तेमाल ही नहीं किया। भाई मुझे ज़रूरत ही पेश नहीं आई है, बग़ैर ग्रेडियंट ही के ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ अगर हम ग्रेडियंट की मदद से सॉल्व करें तब आप देखिए कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। इसका भी सलूशन देख लें। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप और स्लोप कहते हैं जी डेरिवेटिव को। अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करूं dy/dx इज़ इक्वल टू ax का डेरिवेटिव आ जाएगा a और इससे ऊपर ले जाएं तो x की पावर कितनी हो जाएगी -2। तो पावर पहले पावर में से एक कम, x की पावर कितनी हो गई भैया -2, एक काम करोगे कितनी हो जाएगी -3, उसे डिनोमिनेटर में लाकर फिर +3 कर दें। एक्स क्यूब का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर आना है -2x3। -2 यहाँ लिखा, x की पावर 3 को डिनोमिनेटर में लाकर पॉजिटिव कर लिया। अब उसने कहा था कि इस पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट इसका 2 आ रहा है तो यहाँ तो मैं 2 लिख देता हूँ और ये आ गया जनाब मेरे पास a, फिर 2b और x की वैल्यू इसमें कितनी पुट करनी है 2, y की वैल्यू 5 चूँकि अब y रहा है नहीं, x की जगह 2 पुट करूँगा तो 2 का क्यूब करूँगा तो ये 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a -1/4 और b। अब हमने देखना ये है कि ये वैल्यू रख के इसमें a और b की रख के देखेंगे सेटिस्फाइड होंगी कि नहीं। ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होंगी, आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। हाँ ये वैल्यू ज़रूर सेटिस्फाइड करेगी जो मैं पहले भी चेक किया। 2 इज़ इक्वल टू a की जगह लिखना है 7/3 और b की जगह पे लिखना है 4/3। 7/3 माइनस का 1/3। अब 3 आ जाएगा इसमें एलसीएम, 3 इसमें एलसीएम आ गया तो 7 - 1 करूँगा 6/3 तो 2 इज़ इक्वल टू 2। तो ग्रेडियंट 2 की मदद से भी a और b की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती हैं और बग़ैर ग्रेडियंट के भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में उसने कहा जी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व पर वो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं एट विच द स्लोप ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज़ -1, कि हमारी स्लोप या जो ग्रेडियंट है वो किस चीज़ के बराबर हो जाए -1 के। तो आप इसका पहले ग्रेडियंट या स्लोप फाइंड आउट कीजिए। dy/dx इज़ इक्वल टू 6x², एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x², फिर माइनस का 8x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और ग्रेडियंट की वैल्यू दी गई है -1 तो 6x² माइनस का 8x। फर्दर सॉल्व करूँगा तो 6x² - 8x + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसके फैक्टर भी बना सकते हैं और इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, या एक रास्ता और है कि इसका अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करें। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला होता है c/a। तो c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू कितनी आ रही है 6। अगर आप इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकती। जब c नहीं है तो फिर बोथ a एंड c भी नहीं हो सकता। अब सिर्फ a रह गया, इसको देख लेते हैं कि इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है 1/6 आता है कि नहीं।
1/3 मल्टीप्लाई बाय 26/27, ये आ जाएगा जी। इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है ये भी नहीं आया, ये भी हमारे पास 1/6 नहीं बन रहा, तो इसमें भी ये ऑप्शन भी ख़त्म। तो इसका जो राइट आंसर फिर कौन सा बनेगा जी, हमारे पास नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा, सम ऑफ रूट की मदद से भी चेक कर सकते हैं। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है -b/a। तो यहाँ b की वैल्यू चूँकि पहले ही -8 है, तो 8/6 का हमारे पास रह जाएगा जी 3/2। तो इसमें भी आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट जो है 1 आ रहा है, और जबकि इसमें अगर आप सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे 1/3 प्लस का 26/27, 27 एलसीएम यहाँ 9 आ जाएगा, प्लस का 26 और 9 ये हो जाएगा 35/27। तो यहाँ पर भी सम ऑफ रूट जो है वो 3/2 नहीं मिल रहा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगी वो हमारे पास कौन सी आ जाएगी, नन ऑफ दीज। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29। द y इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ द लाइन एक्सप्रेस्ड बाय 2x + 3y - 2 = 0। जी, ये लाइन की इक्वेशन दी गई है 2x + 3y - 2 = 0। एक इसमें उसने कहा जी आपने फाइंड करना है y इंटरसेप्ट, और दूसरी चीज़ इसने पूछी है कि इसकी स्लोप क्या होगी। y इंटरसेप्ट अगर आपको पूछ रहा है तो आप x को पुट करेंगे 0, क्योंकि पूरे y एक्सिस के ऊपर x किस चीज़ के बराबर होता है, 0 के, और y इंटरसेप्ट पूछा गया इसलिए x की वैल्यू 0 पुट करूँगा। x की वैल्यू 0 पुट करने से 3y - 2 = 0, 3y = 2, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2/3, और y इंटरसेप्ट 2/3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। यहाँ पर y इंटरसेप्ट -3 है, यहाँ -2/3, इधर भी -2/3, 2/3 सिर्फ यहीं पे आता है, तो यही हमारा आंसर है। और अगर स्लोप पूछता है तो स्लोप निकालने के लिए फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, या इसको लिखते हैं -b/a, क्योंकि लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c = 0। तो जब हम इसको -b/a करेंगे, यानी -a/b लिखिए, b/a नहीं, -a/b, यानी कोफिशिएंट ऑफ x इसका 2 आ गया, और कोफिशिएंट y जो है वो इसका 3 आ रहा है। तो इसकी स्लोप किस चीज़ के बराबर आ जाएगी, -2/3 के। हाँ, अगर इसका MCQ एक और नया बना लेते हैं, इसी क्वेश्चन में अगर हमें y इंटरसेप्ट की बजाय वो x इंटरसेप्ट पूछता, x इंटरसेप्ट के ऊपर आपने y की वैल्यू फिर आपने 0 पुट करनी है। स्लोप निकालने का फार्मूला ये सेम रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। 60 है जी, द एक्सप्रेशन 2/x × x + 1 = जी, इसकी हमने बनानी है पार्शल फ्रैक्शन। 2/x × x + 1 = x/x + 1। ये दो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर हैं। पार्शल फ्रैक्शन के लिए यहाँ पर आप a लिखते हैं और एक यहाँ पर b, फिर आप एलसीएम लेते हैं। वो एक ट्रेडिशनल मेथड है, एंटी टेस्ट के अंदर आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने कोई एक ऐसा यूनिक काम करना है कि जिसकी वजह से आपका टाइम सेव हो जाए, जब भी आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन जब भी लीनियर फैक्टर जोन से भी आएंगे, उसके लिए शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूँ। आप इस लीनियर फैक्टर को 0 पुट कर दें, जो भी a के डिनोमिनेटर में है उसे 0 पुट कर दें। यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई। इसे आपने लेफ़्ट हैंड साइड में पुट करना है, लेकिन जहाँ से वैल्यू निकालनी है वहाँ नहीं पुट करनी। इस मेथड को हम किताबों में इसका नाम लिखा हुआ है कवर अप मेथड, या एवरीवेयर बट नॉट हेयर, ये इसका नाम लिखा हुआ है किताबों में। आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो ये आ जाएगा जी 2 डिवाइडेड बाय 0 + 1, तो आंसर 2 आया। तो यही हमारे पास a की वैल्यू बनी है 2/x। और आप देखिए 2/x इसमें भी आ रहा है, बहरहाल हम b भी वेरीफाई कर लेते हैं।
अगर x + 1 को मैं 0 पुट करूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। इसे आपने पुट कर देना है लेफ़्ट हैंड साइड में, तो b बराबर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय x की जगह पे -1। बस जहाँ से वैल्यू निकालनी है उससे आपने छुपा देना, इसको बोलते हैं कवर अप। इस पे नहीं वैल्यू पुट करनी, बाकी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो b की वैल्यू भी इसमें कितनी आ गई -2। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन बनी है जी 2/x -2/x + 1। ये तो मैं आपको सॉल्व कर करके दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ किस तरह करना है। पेपर्स में आप विदिन सेकंड इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 सॉरी, यहाँ पर आप लिखिए 30। तो क्वेश्चन 30 में जो राइट आंसर बना है जी वो कौन सी ऑप्शन आ गई है? ऑप्शन ए।